मासूम चेहरों से। नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। भारत में जब एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन वोटर लिस्ट का शुरू हुआ तो आपको याद है कि भारत में किस तरह का माहौल बनाया गया, किस तरह का नैरेटिव खड़ा किया गया। यह कहा गया कि दरअसल ये पूरा एसआईआर जो है ये वोट चोरी प्रक्रिया का हिस्सा है और इससे वोट चोरी करवाई जा रही है। यह कहा गया जो एसआईआर है उससे मुसलमानों और विरोधी जो हैं, सरकार विरोधी, उनके वोट काटे जा रहे हैं। यह भी कहा गया कि भारत में तो घुसपैठिए हैं ही नहीं, भाजपा लोगों को डराने के लिए घुसपैठ का मुद्दा उठाती है। यह भी कहा गया जब सीए का आंदोलन चल रहा था तो यह कहा गया, सीए के खिलाफ आंदोलन चल रहा था, नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ आंदोलन चल रहा था, तो यह कहा गया कि डिटेंशन सेंटर के नाम पर मुसलमानों को डराया जा रहा है। ये सब ऐसे सारे बयान आपने पिछले कुछ सालों में एक बार नहीं बार बार सुने होंगे। लेकिन आज मैं आपको ये तमाम बयान क्यों याद दिलवा रहा हूं? इसलिए याद दिलवा रहा हूं क्योंकि देश में कुछ बड़ा होने जा रहा है और जो बड़ा होने जा रहा है उसको मैं एक बार फिर पीछे पलट कर आता हूं, फिर आपको बताता हूं क्या बड़ा होने जा रहा है। जब एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई थी पश्चिम बंगाल के अंदर, आपको याद है ना, जब भी देश के कई राज्यों में, बिहार में, तो वहां वोट चोरी को लेकर यात्रा निकाली गई। इसके अलावा अन्य राज्यों में भी जब एसआईआर की प्रक्रिया हुई तो उसके खिलाफ एक माहौल बनाया गया, रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, चुनाव आयोग को गालियां दी गई, इस तरह की बहुत चीजें हमने देखी। लेकिन जब एसआईआर बंगाल तक पहुंची, पश्चिम बंगाल में, तो आपको याद है ना कि जैसे ही एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई, बंगाल में कई जगहों पर जो बस्तियां की बस्तियां थी वो खाली हो गई। बस्तियों की बस्तियां खाली हो गई क्योंकि लोग वहां से पलायन करके जाते हुए दिखे। बॉर्डर के पास कई लोगों ने, बांग्लादेश बॉर्डर के पास कई लोगों ने जाने की तैयारी कर ली, अपना सामान बांधकर वहां पहुंच गए। यह हमने तब देखा था जब पूरी एसआईआर की प्रक्रिया चल रही थी। और अब जब वहां पे नई सरकार आ चुकी है और नई सरकार ने डिटेंशन सेंटर, घुसपैठियों को लेकर डिटेंशन सेंटर बनाने का ऐलान किया है और एक डिटेंशन सेंटर तो चालू भी हो गया है। तो एक बार फिर से पश्चिम बंगाल में जो हाकिमपुर पोस्ट है ना, वहां पर आज करीब 100 से ज्यादा घुसपैठिए, बांग्लादेशी घुसपैठिए, आज वो वहां पहुंच गए और अब वो अपने देश वापस जाना चाहते हैं। और क्यों वापस जाना चाहते हैं? वो कह रहे हैं कि यहां की सरकार हम गरीबों के बारे में कुछ सोच नहीं रही है। अब सोचिए, बांग्लादेशी जो है घुसपैठिए, उनको भी ये इस सरकार से ये अपेक्षा लगाकर बैठे हैं कि हम गरीब हैं, हम बांग्लादेश से आए हैं, अवैध रूप से आए, लेकिन हमारी चिंता सरकार करे। तो ये कह रहे हैं कि भाई हमारी ये सरकार जो है गरीबों की, हमारे जैसे गरीबों की सुन नहीं रही है, हमारे जैसे गरीबों को निकालने का अभियान चलाया जा रहा है, इसलिए हम वापस अपने देश जा रहे हैं। और इससे भी बड़ी बात जानते हैं क्या है? मैं आपको सुनवाऊंगा अभी। जो लोग बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं ना, वो खुद अपने मुंह से कह रहे हैं, जो आज हाकिमपुर पोस्ट पर बैठे हैं वापस बांग्लादेश जाने के लिए, जिनको पश्चिम बंगाल का नागरिक बताया जा रहा था, वो बॉर्डर पर बैठे हैं और वो ये कह रहे हैं कि मैं 4 साल से भारत में रह रहा था, कोई कह रहा है 2 साल से रह रहा था, कोई 1 साल से रह रहा था, कोई 5 साल से रह रहा था, कोई राजमिस्त्री का काम कर रहा था, कोई दूसरा काम धंधा कर रहा था। और उससे भी बड़ी बात, यहां तक लोग कह रहे हैं घुसपैठिए कि हमको क्यों यहां से निकाला जा रहा है, हमारे पास तो वोटर आईडी कार्ड है भारत का। आप सोचिए इस व्यवस्था के बारे में, ये कौन सी व्यवस्था है जिसमें घुसपैठियों के पास एक वोटर आई कार्ड तक होता है, उसका वोटर आईडी कार्ड बन जाता है। और ये घुसपैठियों ने कहा कि क्योंकि हमारा वोटर जो आई कार्ड था वो एसआईआर की प्रक्रिया में हमारा नाम काट दिया गया और हमारा नाम काट दिया गया, अब हमको जो है यहां से भेजने की तैयारी है, इसलिए हम खुद जा रहे हैं। आप सोचिए, जिस एसआईआर को लेकर के लोग कह रहे थे कि सारे वोट गलत डाले जा रहे हैं, इस एसआईआर में लोग पूछ रहे थे, पूरा विपक्ष पूछ रहा था कि एसआईआर की प्रक्रिया हो गई, आखिर घुसपैठिए कहां है, घुसपैठिए कहां है?
तो आज घुसपैठियों ने खुद आकर बता दिया कि हम यहां हैं और एसआईआर में हमारा नाम डिलीट हो गया, अब हमको यहां से निकालने की तैयारी हो रही है, इसलिए हम हिंदुस्तान छोड़कर जा रहे हैं। ये इस देश में हो रहा है। आज दो टूक में इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आगे बढ़ूं, अपना शीर्षक भी बता देता हूं। आज का शीर्षक जो है, भारत तैयार, घुसपैठ पर अंतिम प्रहार। ये मैं घुसपैठ पर अंतिम प्रहार क्यों कह रहा हूं, ये भी आपको बताऊंगा, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि केंद्र सरकार ने घुसपैठ पर अंतिम प्रहार करने की तैयारी कर रही है। एक तरफ घुसपैठिए भाग रहे हैं, दूसरी तरफ और भी कुछ बड़े उपाय किए जा रहे हैं, उन सब के बारे में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले बांग्लादेश बॉर्डर पर बंगाल के अंदर जो घुसपैठिए बैठे हैं, जो वापस अपने घर जाना चाहते हैं, जो 4 साल 5 साल 6 साल से यहां पड़े हुए थे और वोटर आईडी कार्ड बनाकर यहां वोट देते थे, सरकारें बनाते थे, वो क्या कह रहे हैं, जरा उनको सुनिए। দমদম ক্যান্টনমেন্টে ছিলাম, বছর দুই হবে। এরপরে প্রশাসন রাখবে না, তা কি করবো বলেন। আর এদের সরকার যদি না রাখে, আমরা গরিব মানুষ পেটে দেয় আসছিলাম, এখন সরকার যদি না রাখে তাহলে আমরা তো থাকতে পারি না, এই জন্য চলে যাচ্ছি এই সীমান্তেই, নদীর ওপারেই। এনআরসি শুরু হয়েছে, এটা আমাদের কোনো সবুত নেই, কোনো কিচ্ছু নেই। এবার তাই আমাদের দেশে আমরা ফেরত যাচ্ছি। আচ্ছা, এটা আমাকে বলুন, বিজেপি সরকার আসার কারণে কি ফিরছেন? ওই বিজেপি সরকার আসার কারণেই তো এই এনআরসিটা শুরু হয়েছে না। এনআরসিটা যখন শুরু হয়েছে তখন তো আর যারা বেআইনিভাবে তো একটা দেশে থাকা যায় না। গরিব মানুষ এসেছিলাম, এখানে পেটের দায়, এখন থাকতে পারিনি, চলে যাচ্ছে। कैसे आए? बांग्लादेश में थे, कलकत्ता में आए, फिर कलकत्ता से जा रहे इधर। कलकत्ता में क्यों आए थे? आए थे कमाने, अब मोदी जीत गया, मोदी भगा दे रहा सबको। तो कैसे आए थे बांग्लादेश से ही कर यहाँ पर? पैसा आए थे, पैसा देते कितना पैसा? 15,000। 15,000 लिया एक का? कितने साल पहले की बात है? 5 साल। 5 साल पहले। मेरा माँ हमको लेके आया था, तब मेरा उम्र 2.5 साल था। कितना वर्ष पहले? 30 प्लस हो गया। तो 30 साल से यहाँ पे रह रहे थे? हाँ? हाँ। क्या काम करते थे 30 हम साल? वही कैंटीन गाड़ी खड़ी करते, जो मट्टी खोदने वाला जो मिलता है वही करते। आधार कार्ड है। अरे मान भी लीजिए, हाँ, आधार मान भी कार्ड। लीजिए था, मान भी लीजिए था ना? आधार कार्ड था। आधार कार्ड था ना? हाँ, तो ना आधार कार्ड बनाने जाएंगे तो बोलता है 20,000 दो, 30,000 दो। आई कार्ड बनाने के लिए बोलता है 40,000 दो, तब जाके बना के। कितना पैसा लगा यहाँ पर आने के लिए? यहाँ आए थे जिस टाइम 2-3 हजार रुपया लेके आए थे। हम लोग का माँ लोग का संग में आए थे। हम लोग का माँ तो सब तो चल गया गाँव। आज से कहाँ के रहने वाले हैं? हम तो यहाँ जादवपुर। ये बयान चौंकाने वाले हैं। 30 साल से लोग यहां रह रहे हैं, अवैध घुसपैठिए, आधार कार्ड बनवाकर और अपने वोटर आईडी कार्ड बनवाकर। और किसको चुन रहे थे ये सवाल का उठना नहीं चाहिए। लेकिन जैसे मैंने कहा, आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो ये कि क्या घुसपैठ के खिलाफ, घुसपैठियों के खिलाफ अंतिम लड़ाई, अंतिम प्रहार की तैयारी है। यह मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक तरफ पश्चिम बंगाल में डिटेंशन सेंटर जो हैं वो बनने शुरू हो गए हैं घुसपैठियों के लिए, घुसपैठियों ने भागना शुरू कर दिया है। तो इधर गृह मंत्री ने आज एक बड़ा ऐलान किया। और गृह मंत्री ने क्या ऐलान किया? गृह मंत्री ने ऐलान किया कि एक हाई लेवल कमेटी बना दी गई है। जी हां, वो हाई लेवल कमेटी क्या है? वो दरअसल एक हाई लेवल कमेटी बना दी गई है और वो कमेटी 6 सदस्यों की कमेटी है और वो कमेटी घुसपैठ के ऊपर अब देश भर में अध्ययन करेगी। देश भर में जो डेमोग्राफी चेंज हो रही है उस डेमोग्राफी चेंज का अध्ययन करेगी, घुसपैठियों की वस्तु स्थिति का पता लगाएगी और साथ ही इन घुसपैठियों को कैसे निकाला जाए उसके लिए प्रशासनिक और कानूनी उपाय सरकार को सुझाएगी। यह वास्तव में एक बहुत बड़ा ऐलान है जो आज गृह मंत्री ने किया। लेकिन इस ऐलान की पृष्ठभूमि आज से कई महीनों पहले, लगभग 1 साल तो नहीं कहना चाहिए, कुछ महीनों पहले लिख दी गई थी, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में, माफ कीजिएगा, लाल किला की प्राचीर से 15 अगस्त को यह ऐलान किया था
कि एक डेमोग्राफी कमीशन सरकार बनाएगी और घुसपैठियों को कैसे निकालना है उसके ऊपर काम करेगी। आपको सुनवाता हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को क्या कहा था, और यह भी सुनिए उसके बाद अब जो है क्या कुछ कहा जा रहा है होम मिनिस्टर अमित शाह के द्वारा, और शुभेंदु अधिकारी क्या कह रहे हैं, सुनिए। घुसपैठिए मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं। एक घुसपैठिए मेरे देश की बहन बेटियों को निशाना बना रहे हैं। ये बर्दाश्त नहीं होगा। ये घुसपैठिए भोले भाले आदिवासियों को भ्रमित करके उनकी जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं। ये देश सहन नहीं करेगा, और कोई देश अपना देश घुसपैठियों के हवाले नहीं कर सकता है। दुनिया का कोई देश नहीं कर सकता है, तो हम भारत को कैसे कर सकते हैं। और इसलिए मैं आज लाल किले की प्राचीर से कहना चाहता हूं, हमने एक हाई पावर्ड डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया है। भारत सरकार ने ये तय किया है कि हम न केवल घुसपैठ को रोकेंगे, एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर देश के बाहर निकालेंगे, और हमारी जनसांख्यिकी में अकृत्रिम बदलाव नहीं होगा। ये सब बांग्लादेशी है, लेकिन ये लोग को पुलिस को हम लोग बता दिया जेल में भेजने का जरूरत नहीं है। देश के रुपया में खाना खाएगा, कपड़ा देगा, मेडिसिन देगा। एक दामाद है ये लोग। जल्दी जल्दी भागो, जल्दी जल्दी भागो, नहीं तो जो करना है सरकार करेगा। अगर आप पकड़ रहे हैं तो पहले नंबर तो बताइए कि उसके अंदर कितने रोहिंग्या, कितने बांग्लादेशी है, उसके बाद आप करिए। होल्डिंग सेंटर आपने बहुत जल्द जो है काफ़ी सारे मतलब इलॉजिकल और लीगली इस्टेब्लिश नहीं हो सकती ऐसे डिसीजंस ले रहे हैं, जो अच्छी बात नहीं है। तो अभी भी विपक्ष कह रहा है बहुत जल्दी जल्दी काम हो रहा है। सवाल यह है 30-30 साल से घुसपैठिए हिंदुस्तान में रह रहे हैं, दशकों से घुसपैठ एक समस्या बनी हुई है, लेकिन अभी भी विपक्ष को लग रहा है जल्दबाजी हो रही है और धीरे धीरे होना चाहिए। कब तक हिंदुस्तान ऐसा है? आज इसी पर चर्चा करेंगे। 5 मेहमान मेरे साथ आज जुड़ चुके हैं। आइए परिचय करवा देता हूं। मेरे साथ रोहन गुप्ता जी जुड़े हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं रोहन गुप्ता जी। मेरे साथ तहसीन पूनावाला जी जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं आप जानते हैं। अनिंदो सिन्हा रॉय मेरे साथ जुड़े हुए हैं, टीएमसी के जो हैं वो जो समर्थक हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अनिंदो जी, बहुत दिनों बाद देखकर आपको अच्छा लगा। और मेरे साथ फाजिल अहम जो हैं वो मुस्लिम स्कॉलर हैं, फाजिल अहमद, और रोहित सिंह जी मेरे साथ स्टूडियो में जुड़े हैं, वो राजनीतिक विश्लेषक हैं। पांचों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया और स्वागत। शुरुआत कर रहा हूं सबसे पहले मैं रोहन गुप्ता जी आपको, और तहसीन पूनावाला जी आपको मैं 1.5 मिनट देता हूं, उसके बाद आज की डिबेट को ओपन करूंगा। तो तहसीन जी, मेरा आपसे पहला सवाल यह है, जो प्रधानमंत्री ने कहा था डेमोग्राफी मिशन, उसकी शुरुआत हो गई है, ऐलान हो गया है। बंगाल में ताड़ाताड़ी, पश्चिम बंगाल में बांग्ला में बोलते ना ताड़ाताड़ी जो है वो शुरुआत हो गई है घुसपैठियों को निकालने की। क्या कहेंगे आप? वेलकम स्टेप। थैंक यू अशोक जी, आपके साथ शो में शिरकत करने का मौका मिला, इसलिए आपका शुक्रगुजार हूँ। अगर कोई पार्टी चाहती है कि घुसपैठिए बाहर जाए, वो कांग्रेस और विपक्ष है। अगर कोई चाहती है घुसपैठिए रहे, वो भाजपा है, क्योंकि भाजपा घुसपैठियों के मत पे चुनाव जीतती है। उदाहरण के तौर पे हरदीप पुरी जी ने 1 बेडरूम फ्लैट ट्वीट किया था, जिसके ऊपर मैंने कोट ट्वीट किया था कि रोहिंग्या के लिए कैसे आलीशान मकान बना रहे, फिर उनको डिलीट करना पड़ा। ये फैक्ट चेक कर देना अशोक जी, आप जानते हैं। दूसरी चीज, आसाम में 19 लाख घुसपैठिए है, उसके खिलाफ उनको निकालने के बदले हेमंता बिस्वा शर्मा जी सुप्रीम कोर्ट के दोबारा से एनआरसी कराते, जबकि सुप्रीम कोर्ट की प्रक्रिया, यानी भाजपा सीरियस नहीं है। तीसरी चीज, आज मुझे लगता है जो आपने विजुअल्स दिखाए, क्योंकि आप पे मुझे पूरा भरोसा है, ये दिखाता है किस तरह से बीएसएफ, जो हमारी मजबूत भारत की सेना है, बॉर्डर को गार्ड करती है, कैसे उनको मजबूर कर दिया है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने। क्या ये कोई हलवा है कि कोई भी घुसते आएगा आराम से निकल जाएगा? मान लो अशोक जी, आपके घर में मैंने कोई चोरी की, डाका डाला, या कोई भाजपा या किसी ने डाका डाला, तो वो अरेस्ट होगा ना, सॉरी हम जा रहे, और मुख्यमंत्री कहते जान दो उनको। अरे भाई, देश में घुसपैठिए है, उनको अरेस्ट करो।
आप अरेस्ट नहीं करें, मतलब या तो ये ड्रामा है या तो आपकी बॉर्डर आपने सुरक्षित नहीं की, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? चौथा, 2 राज्य जिन्होंने केंद्र सरकार को जगह देने से, राज्य जमीन देने से इनकार किया, एक है त्रिपुरा और दूसरी है मणिपुर। इसमें वेस्ट बंगाल भी आती है, वेस्ट बंगाल में शुभेंदु अधिकारी जी ने दे दिया, त्रिपुरा मणिपुर का। इसीलिए मैं कहता हूं, डेटा बताता है कि आदरणीय मनमोहन सिंह जी, स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी ने 80,000 घुसपैठियों को लात मार के बाहर निकाला, जबकि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने केवल 5,000 को निकाल पाया। ये सारा ड्रामा है। अभी तो कमेटी बनी, 12 साल के बाद कमेटी बनी, 12 साल के बाद। जो नरेंद्र मोदी जी कहते थे कि देश को झुकने नहीं दूंगा, 12 साल के बाद क्या किया? तो कमेटी बनाया उन्होंने। ओके ओके, चलिए, आज 12 साल हुए, इसलिए आपने 12 साल का सवाल भी उठा दिया। जी रोहन गुप्ता आप जी, पकड़ लिए, आप पकड़ लिए। रोहन गुप्ता जी, भाई सरकार सीरियस नहीं है, तहसीन जी कह रहे हैं। देखिए, तहसीन भाई ने जो बात की कि आप पकड़ लिए, मुझे लगता है कि 12 साल के बाद में ये जो सरकार कर रही है, शायद 12 साल के पहले कांग्रेस सरकार ने सोचा भी नहीं होगा वो कर रही है। और आपने बोला 80,000, अरे 2 करोड़ को लाके 80,000 कर दिया, तो नेट जमा प्लस माइनस तो आप जानते हैं तहसीन भी क्या है। देखिए, मुद्दा यहाँ पे अशोक जी समझना पड़ेगा कि जब भी बीजेपी ने घुसपैठियों की बात की, तब ये बात कहा गया कि राजनीति नहीं, ये हमारे लिए राजनीतिक मुद्दा नहीं है, देश का मुद्दा है, राष्ट्र की सुरक्षा का मुद्दा है। मैं आपको उसका एक एग्जांपल दे रहा हूं कि झारखंड में पूरा चुनाव था, मैं वहीं पे था पूरा चुनाव। वहां पे एक संथाल परगना है, संथाल का एक लोकेशन है, वहां पे जो प्रधानमंत्री जो आदिवासी की बात की, वहां पे आदिवासी बच्चियों के साथ में ये घुसपैठी आके वहां पे शादी करके उनकी जो जमीनें थी उस रिकॉर्ड में अपना नाम डलवा देते थे और आदिवासी होने का फायदा भी लेते थे, रिजर्वेशन का। तो वो बहुत बड़ी लड़ाई थी। भले उस चुनाव में बीजेपी की जीत नहीं हुई, पर इसका मतलब ये नहीं होता है कि हमारे लिए कोई चुनावी मुद्दा है घुसपैठिया तो हम उसके ऊपर रुक जाएंगे। वापस कंसिस्टेंसी से वही मुद्दे की हमने आसाम में बात की, वापस कंसिस्टेंसी से वही मुद्दे पे हमने पश्चिम बंगाल में बात की, और हकीकत तो आपके सामने। क्या घुसपैठिया गिनने की चीज है, क्या भगाने की चीज है? एक भी दिन हमारे देश में अगर बैठा है, अरे उनको बिठाओ, उनको गिनो, इनको गिने, इसलिए फिर वापस ये लोग उसको चुनावी मुद्दा बनाएंगे, रैली। अरे भैया, पुशबैक होता है। आप बोल रहे हो 80,000 ऑफिशियल आंकड़ा है, पुशबैक का लाखों का आंकड़ा है। लगता है कि बीजेपी गवर्नमेंट बनती है, घुसपैठिए पूछ उठा के भागने लग जाते हैं। आज बोल दिया ना शुभेंदु अधिकारी ने कि भैया हो गया, तुम्हारा दाना पानी उठ गया, जब भी फटाफट निकलो यहां से, अभी हमारे संसाधन आपके लिए नहीं है। इसको इच्छा शक्ति बोलते हैं, इसको दिखाते हैं। अगर घुसपैठिए नहीं होते तो अभी जो अशोक जी ने दिखाया आपके स्क्रीन पे, वो कहां से आ गया? तो ये हकीकत है कि हमारे लिए घुसपैठिया राजनीतिक मुद्दा नहीं है, देश की सुरक्षा का मुद्दा है, और वो हमने करके दिखाया। ओके, देश की, हाँ, मैं तहसीन जी आ रहा हूं। रोहन जी ने पुशबैक की बात करी, पुशबैक पॉलिसी, और ये पुशबैक पॉलिसी असम में भी और अब बंगाल में भी शुरू होती दिख रही है। सवाल यह कि संसद में क्या आंकड़े दिए गए, वो आप बार बार उस आंकड़े को कोट करते हैं, लेकिन ना, मैंने कुछ समय पहले अपनी डिबेट में ये जो पुशबैक पॉलिसी के तहत दिल्ली से, असम से, बंगाल से ऐसे हजारों जो पुशबैक वापस धकेले गए, वापस भेज दिए गए, उनका आंकड़ा अभी नहीं है। मुझे लगता है कि आप में से या विपक्ष को ये आंकड़ा भी ये पूछना चाहिए सरकार से, संसद में लगाए पुशबैक नीति के तहत, तो वो डेटा आ जाएगा। लेकिन मैंने ऐसी कई खबरें दिखाई थी। तो सरकार तो काम कर रही है, सरकार तो काम कर रही है। सवाल यह है कि इस काम को विपक्ष सपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा, बड़ा सवाल। क्योंकि आज सभी ने कहा कि भाई क्यों, कानूनी प्रक्रिया कैसे है, कानूनी, मतलब आप ये चाहते हैं कि कानूनी प्रक्रिया उनको जेल में रखे, उसके बाद जो है 2 बड़े आपके इकोसिस्टम के वकील उठे और वो जो है सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, क्योंकि पहले भी ऐसा हो चुका है, और कहें कि भाई उनको जो है वो भी तो नागरिक, समय भी तो हुआ था। जी, मैं वही कह रहा हूं, पहले भी हुआ था, बड़े बड़े वकील लगाए गए और ये कहा गया कि भाई ये गलत हो रहा है, ये भी तो इंसान है, इनको रोटी पानी दो, इनको जो है, तब सुप्रीम कोर्ट ने कहना पड़ा कि क्या लाल कालीन बिछा दे घुसपैठियों के लिए। तो ये आपकी पॉलिसी क्या है वो समझिए, सरकार की पॉलिसी का विरोध कीजिए। मैं आपको बताता हूँ, 80% रोहिंग्या 2016 के बाद हमारे मुल्क में आए। ऐसा मैंने नहीं, ऐसा आदरणीय किरण रिजिजू जी ने किया, पार्लियामेंट में कहा, फिर कहा कि भारत के अंदर 2 करोड़ बांग्लादेशी है। हम तो खराब थे ही, विपक्ष खराब है, विपक्ष असफल है। भाई आपने तो कहा था ना आप नया भारत बना रहे हो, 12 साल के बाद आपके पास कोई रिकॉर्ड नहीं। 2 करोड़ में से हमने 80,000 निकाले, आप तो 5,000 निकाल पाए। पहली बात, जो पुशबैक हुआ उसका कोई आंकड़ा नहीं आपके पास ऐसे किसी चीज का आंकड़ा होता नहीं। दूसरी चीज पे आते, भाई रोहिंग्या के मामले में क्या हो गया अशोक जी? रोहिंग्या में 1 बेडरूम फ्लैट तो दूर की बात है, रोहिंग्या को आईडी देते। टीवी चैनल पे रोहन भाई आते, और मैं रोहन भाई की बहुत इज्जत करता हूं, और भाजपा के प्रवक्ता आते, सही में भाजपा चाहती कि उनको निकालना चाहिए, इसमें कोई 2 राय नहीं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में क्या सबमिशन करते, ये देश को खतरा है, हम उनको आईडी दे रहे, इनके लिए स्कूल बना रहे। भाई खतरा है तो बाहर निकालो। ये आधी पॉलिसी के साथ अमेरिका में जो घुसपैठे थे, भारतीय भी थे, बहुत बुरा लगा, लेकिन कैसे उनको बाहर निकाला?
हमने उसका विरोध किया जिस तरीके से निकाला, लेकिन निकाला बात आप पुशबैक कर रहे हो, आपको पता नहीं, आप कोई कानूनी प्रक्रिया नहीं कर रहे, और आपके मुख्यमंत्री कह रहे जो आगे हम उनको कह रहे जाने को। मैं आपसे जेन्युइनली रोहन भाई पूछ रहा हूं, आपको ये बात ठीक लगती है कि हमारा बॉर्डर कोई सॉफ्ट बॉर्डर हो, कोई भी अंदर आए कोई भी बाहर जाए? बीएसएफ क्या कर रहा है? आदरणीय गृह मंत्री जी इसके लिए जिम्मेदार है। इसलिए मैं कहता हूं लास्ट चीज, इसलिए मैं कहता हूं गृह मंत्री जी सबसे बड़े फेलियर है। गृह मंत्री जी, उनके नाक के नीचे दंगे होते, घुसपैठिए आते, घुसपैठिए जाते, सीमा भाभी से लेके बांग्लादेश से सारे घुसपैठिए आते रहते भारत के अंदर। क्या करें अब? ओके देखिए तहसीन भाई, आपका प्लस समझो या माइनस समझो, क्योंकि आप कांग्रेस में नहीं है तो आपकी अंतरात्मा की आवाज जो है ना कहीं से लीकेज होकर बोल देती है। आपने बहुत सही बोला कि अगर बॉर्डर खुली रखेंगे, हमारी बॉर्डर किसके लेके, तो वो पूछिए ना कांग्रेस को, टीएमसी को। 70 साल से अब 200 किलोमीटर की जगह क्यों नहीं दी फेंसिंग के लिए? यही तो मैं बोल रहा हूँ कि हमारी बॉर्डर क्या खुली रखने के लिए है? जो बॉर्डर आपने खुली लाने के लिए रखी थी वो हमने ले जाने के लिए खुली रखी, उसको बंद कर देंगे। अरे हम कचरा साफ कर रहे हैं भाई साहब, तो उसके लिए हम थोड़ी वेट करेंगे, उसको पहले काउंट करेंगे जिससे फिर आप लोग आए वापस। अरे नहीं, ये तो मानवता हो गया, ह्यूमन राइट्स वाले 8-10 झंडा लेके घूमेंगे। मौका ही नहीं देना भैया, ये लोग हैं इनको निकालो, बॉर्डर सील करो, बाद में उसको डिटेक्ट करो, डिटेक्ट करें उसको डिपोर्ट करो बाद में, और खत्म करो डिटेन करके। तो मुद्दा बहुत साफ है, ये सरकार यहाँ पे पब्लिसिटी नहीं चाहती। आप आंकड़े की राजनीति करते रहिए, 50 डिबेट में पकड़ के जुजुना घुमाइए, क्या आंकड़ा हुआ। अरे भैया हमको तो घुसपैठिया मुक्त भारत चाहिए, पुशबैक से जाए आंकड़ा यहाँ पे ये हमको जमाई बना के उनको नहीं भेजना है। जिनको आपने 2 करोड़ जमाई बनाए, सारे जमाई की विदाई का समय आ गया है। आप भी जितने भी आपके राज्य बचे वहां पे भी होगा, और ये राष्ट्रीय मुद्दा है। वापस मैं बोल रहा हूं, ये कोई एक राज्य का मुद्दा नहीं है। मैं आपको वापस बोल रहा हूँ तहसीन भाई, अच्छा कांग्रेस की एकलव्य की तरह सेवा करते हैं वो अलग बात है कि कभी आपको रिकॉग्निशन पार्टी नहीं देगी इतनी सेवा के बाद भी। तो आपको बता के चलता हूं कि अभी भी जो हाल पश्चिम बंगाल में है उसको 70 साल का पाप साफ करने में हमको भी समय लगेगा, पर हम करके रहेंगे। जो भी राज्य में एसआईआर हुआ है, एसआईआर सा एक प्रक्रिया पहला स्टेप है इस डायरेक्शन में। अब जब नेशनल पॉलिसी की बात इसीलिए आई कि जैसे संथाल परगना में अशोक जी बात करो, वहां पे डेमोग्राफी चेंज हो चुकी है पूरी तरीके से। तो ऐसे जहां जहां पे भी ये एक सिस्टमेटिकली हो रहा है, वहां जब डीप में जाया जाएगा तो ये मुद्दे पे और लाइट आएगी। और एसआईआर का विरोध करने वाले के मुंह पे भी एक करारा थप्पड़ है कि भाई एसआईआर का मेन स्टेज ये था कि पहली बात एक पहले स्टेप से जब लिस्ट में से लोग निकल जाता है, जरूरी नहीं कि उसमें सारे घुसपैठी हो, पर एटलीस्ट जितने बचे हुए हैं उसमें वो होने के चांसेस ज्यादा है। वी हैव टू गो स्लोली। दिख रहा है, देखिए जब ऑन अ लाइटर नोट मैं रोहन भाई की एक बात पे ऑन अ लाइटर नोट कहना चाहता हूँ। रोहन भाई ने एक बात सही कही, सारा पुशबैक आजकल मेरे साइड पे दामादों के खिलाफ ही है। बहुत आपने लाइटर नोट पे नहीं कही, आपने बड़ी गहरी बात करी है सर। दिल से ये दिल की आवाज है। आपने दिल से बहुत गहरी बात करी है, समझने वाले समझेंगे कितनी गहरी बात है। बहरहाल मैं आनंदो जी के पास जाता हूं। एक मिनट अशोक जी, इसमें छोटी सी और एक बात, समझने वाले समझ के होंगे, पर तहसीन भाई जिसको समझाना चाह रहे हैं वो नहीं समझेंगे। दमादों को जिस तरह से साइडलाइन किया जा रहा है उससे जो है तहसीन पूना वाला भी बहुत खुश नहीं है। हाँ फाजिल साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे। फाजिल साहब हाँ बोलिए। आवाज बढ़वा दीजिए, आवाज बहुत कम आ रही है। अच्छा चलिए फाजिल जी के को फोल्ड बैक बढ़ाइए, फाजिल जी को आवाज नहीं मिल रही। आ रहा हूं फाजिल जी, 1 मिनट पहले आनंदो जी के पास जा रहा हूं। आनंदो जी आपका क्या मत है इस पूरे प्रक्रिया पर? मुझे लगता है कि अल्टीमेटली भले ही 12 साल हो, जैसे तहसीन कह रहे हैं 12 साल बाद, लेकिन एक प्रक्रिया शुरू हुई है और यह राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है। कितना अच्छा होता कि इस पर तमाम पॉलिटिकल पार्टी कहती कि भाई आपने 1 साल क्यों दिया इस कमीशन को, आप इसको 6 महीने में कहिए कि 6 महीने में करके इनको निकाले। इस तरह का वो होना चाहिए राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर, लेकिन मैं देख रहा हूं इस पर भी राजनीति हो रही है। आनंदो जी देखिए, औसत जी बात मैं कह रहा हूं, कोई नहीं चाहते, जो भारत का नागरिक है कोई नहीं चाहते, कोई पार्टी का भी कोई पार्टी नहीं चाहते कि कोई घुसपैठिया यहाँ रहे, कोई नहीं चाहते। लेकिन बात यह है, लोग कहते हैं कि घुसपैठिया जो जा रहा है कि बंगाल से आ रहा है, नहीं तो त्रिपुरा से आ रहा है। अरे भाई एक बात बताइए, तो मुंबई को जो हमला हुआ था वो घुसपैठिया कहां से आए थे? भाई घुसपैठिया से बंगाल से तो नहीं आते। अच्छा बोलिए, तो पहलगांव में जो मुद्दा हुआ था वो घुसपैठिया कहां से आए? अच्छा बोलिए, तो पुलवामा में जो कांड हुआ था वहां घुसपैठिया कहां से आए? भाई समझने की कोशिश कीजिए, घुसपैठिया कोई एक जगह से नहीं आते, और ये घुसपैठिया अंदर आ रहा है, इसका जिम्मेदारी हमारा आदरणीय अमित शाह जी का दफ्तर का है। अगर वो चाहे
उसको बोले कि नहीं ये कर नहीं सकते, वो नहीं कर सकते, वो इनकार नहीं कर सकते। सही बात बताया, 2005 साल से 2013 साल यूपीए 1 और यूपीए 2 में 98,000 बांग्लादेशी को भेजा गया। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये पार्लियामेंट रिकॉर्ड है। और 2014 साल से 2025 साल 11,900 बांग्लादेशियों को भेजा गया। क्यों इतना कम, क्यों? तो घुसपैठिया नहीं आए इधर। अगर घुसपैठिया आए थे तो असम से नहीं आए, त्रिपुरा से नहीं आए। मैं देखा कितना आतंकवाद त्रिपुरा से आए। तो त्रिपुरा किसका है? अनिंदो जी, बात दो अभी चीजें आ गया, सुनिए ओके, ना। हाँ सुनिए ना, बात अभी आ मैंने गया। आपको समय दिया। मेरे 2 सवाल लीजिए। पहली बात तो आपने जो कहा, मुझे लगता है कि हर किसी को घुसपैठ और आतंकवाद इन दोनों मामलों में कम से कम थोड़ा मतलब गंभीरता से बात करनी चाहिए। घुसपैठ और आतंकवाद को हमको जोड़ना नहीं चाहिए, ठीक है ना। घुसपैठ तो कहीं पर भी हो सकती है और आतंकवादी यहां पर भी घुसपैठ कर लेते हैं, अमेरिका तक में घुसपैठ हो जाती है। उसको दोनों को मिलाना नहीं चाहिए। ठीक है कि बॉर्डर सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है, कैसे आगे वो सवाल उठाना आपका जायज है, मैं उस पर मना नहीं कर रहा, लेकिन मुझे लगता है कि घुसपैठ को और आतंकवाद को दोनों को मिलाकर के घुसपैठी यहां से वहां से ये मत बोलिए। ठीक है, एक बात मेरा ये मानना है। ठीक है, और फिर अगर आप कहेंगे तो फिर सवाल ये उठेगा मुंबई में कौन सी सरकार थी जब मुंबई में आतंकवादी आए थे। तो आतंकवाद के मुद्दे को इतने हल्के से ना लिया जाए, एक बात। दूसरी बात, आप जो बार बार कह रहे हैं, मेरा सवाल ये है, एक व्यक्ति जो आज हाकिमपुर बॉर्डर पर खड़ा है, वो कह रहा है मेरे पास वोटर कार्ड है, मैं अब तक वोट देता था, अब मेरा वोट काट दिया, मुझे सरकार निकाल रही है। किसके कारण उसको वोटर कार्ड मिला? और ये वोटर कार्ड किसके कारण मिला? अभी आपको बता दूं, टीएमसी के दफ्तर से, टीएमसी के एक दफ्तर पे छापा पड़ा जो सरकार बदलने के बाद, वहां से हजारों की तादाद में जो है वो वोटर आईडी कार्ड मिले, हजारों की तादाद में। बोलिए। देखिए औसिक जी, मैं एक बात कह रहा हूं आपको। टीएमसी आप बोल रहे हैं कि बंगाल का एक आपको वोटर कार्ड में जाली वोटर कार्ड का कुछ आपको मिला, शायद आपको रिपोर्टर को कुछ मिला। मुझे नहीं मिला सर, वो पूरी रिपोर्ट थी, आपने देखी नहीं होगी। अच्छा, आजकल अखबार कम पढ़ते होंगे आप। एक चीज बताइए अशोक जी, मुझे सुन के हैरान हो रहा है, आप लोग का पत्रकार को दिखाई दे रहा है कि ये घुसपैठिया खड़ा है, वो इंटरव्यू ले रहा है, बोल रहा है कि मैं बांग्लादेश से आए हुए हैं। ये रिपोर्टर को दिखाई दे रहा है, हमारा बीएसएफ को दिखाई नहीं देता। अरे सर, कितने शर्म की बात नहीं है? आप गजब बात करते हैं, सुनिए, गजब बात करते हैं अनिंदो जी, सुनिए तो सही, गजब बात करते हैं। सुनिए ना, पीएम सर को दिखाई दिया था और चुनाव आयोग को भी लग गया था कि इस वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है, होम मिनिस्ट्री को भी लग गया था, और इसीलिए एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई जिसका आप विरोध कर रहे हैं। और आज एसआईआर के कारण इनके वोट कटे, ये लोग अपने मुंह से कह रहे हैं कि एसआईआर के कारण इनके वोट कटे। और एक चीज आपको दिखाई नहीं दे रहा अशोक जी, बोलिए। 35 लाख यहाँ का वोटर जो यहाँ इस बार चुनाव में भाग नहीं ले पाए, ये आपको दिखाई नहीं दे पाए। वो तो सुप्रीम कोर्ट ने भी देखा ना सर। अभी भी सर अशोक श्रीवास्तव, सुनिए ना, अशोक श्रीवास्तव बहुत छोटी चीज है, सुप्रीम कोर्ट से ऊपर थोड़ी है। उस पर तो सुप्रीम कोर्ट ने जो कह दिया वो अशोक श्रीवास्तव को भी मानना है, आपको भी मानना है, ममता बनर्जी को भी मानना है, और नरेंद्र मोदी को भी मानना है, और भारत के चुनाव आयोग को भी मानना है। तो उसको आप मेरा सवाल ये है कि भैया घुसपैठियों से ये इतना प्यार, और आपने कहा कि नहीं हमको क्या फर्क पड़ता, निकालिए। आप ही के नेताओं के बयान हैं, एक एक नेताओं के बयान में दो टूक में कम से कम 10 बार बता चुका हूं। आपके नेताओं ने, आपके मंत्रियों ने, आपके विधायकों ने कहा कि अगर घुसपैठियों को निकालने की बात हुई तो मैं आंख फोड़ दूंगा, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। ऐसी धमकियों से अखबार बड़े पड़े हैं सर। देखिए, ऐसे कोई भी लीडर, मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, कोई भी लीडर ये नहीं कह सकते कि बांग्लादेशी को यहां से बांग्लादेश भेज नहीं सकते, कोई नहीं कह सकते, कोई भी लीडर, जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। सर सुनवा दूं, भाजपा का भी हो, वो टीएमसी का भी हो, कांग्रेस का हो, कोई बोलेंगे नहीं कि यहाँ का लोग जो यहाँ का नागरिक नहीं है उसे हम नहीं भेजेंगे, कोई बोल नहीं सकते। और एक चीज आप ये बोल रहे थे ना, आतंकवादी और घुसपैठिया, जी आपने ठीक कहा, हर घुसपैठिया आतंकवाद नहीं होते, लेकिन हर आतंकवाद घुसपैठिया ही होते हैं। ये आप समझ लीजिए, आतंकवाद अंदर आ रहा है तभी तो ये आतंकवादी कर रहा है ना भाई। जब अंदर आ रहे थे तो घुसपैठिया हुआ कि नहीं, तो हमको समझ में नहीं आ रहा है भाई। आपको आतंकवाद ऐसे क्यों बोल रहे हैं आप?
भाई आतंकवाद घुसपैठिया भी है हमारे तरफ से। और एक बात है, हमारा देश में जनगणना होना चाहिए, कितने लोग हैं, क्या है, नहीं है, डेटा चाहिए। ये डेटा कब होगा किसी को पता नहीं है, हमको तो पता नहीं है, आपको अगर पता होगी तो बोल दीजिए। लेकिन कोई नहीं चाहते कि यहाँ का बांग्लादेशी हो या पाकिस्तानी हो या आपका अफगानिस्तान का आई हो, कोई भी रहे। रोहित सिंह, कोई नहीं चाहता कि भाई घुसपैठियों को के पक्ष में तो कोई भी नहीं है, अनावश्यक रूप से सरकार इतनी देरी कर रही थी। देखिए अशोक जी, बात जो मुझसे एक सवाल है अशोक। नहीं एक मिनट रोहन जी, आ रहा हूँ, एक मिनट। रोहित जी रोहित जी ओके। जब 4 मई को सुश्री ममता बानर्जी चली गई तो अब एआईटीएमसी के नेताओं का, समर्थकों का, कार्यकर्ताओं का बोली बदल गया है। आज मालूम है ना आपको, टीएमसी की एक सांसद महोदया अपने 6 सम्मानित विधायकों के साथ भारतीय जनता पार्टी की ओर आ चुकी हैं। बांग्लादेशी घुसपैठियों की संरक्षिका, उनकी देवी ममता बानो के राजनीतिक पतन के कारण बांग्लादेशी घुसपैठिए भाग रहे हैं। जिस प्रकार से कुत्ते की पूंछ पर पेट्रोल डालिए तो पता नहीं जाके कहां रुकेगा, उसी प्रकार ये तमाम बांग्लादेशी घुसपैठिए उसी व्याकुलता, बेचैनी और व्यग्रता में भाग रहे हैं। क्योंकि देश के अंदर, बंगाल के अंदर पूज्य बाबा साहब अंबेडकर जी के संविधान को मानने वाले भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन चुकी है। देश के जननायक प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व को बंगाल की जनता ने स्वीकार किया है। शुभेंदु अधिकारी जी मुख्यमंत्री बन गए हैं। किस प्रकार की बात कांग्रेस समर्थित लोग कर रहे हैं, किस प्रकार की बात एआईटीएमसी समर्थित लोग कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल की जनता को कम्युनिस्ट पार्टी के शासन में, कांग्रेस के शासन में और सबसे ज्यादा ममता बानो के शासन में दबाया गया। वहां की बहुसंख्यक की आबादी को टारगेट किया गया और बांग्लादेशी घुसपैठियों को दामाद की तरह बंगाल में पूजा गया। बंगाल की जनता अकुलाहत में, व्यग्रता में, व्यथा में, प्रताड़ना में, पीड़ा में, आतुरता के साथ आगे आई और राइट टू वोट का सदुपयोग करके बंगाल में सत्ता का परिवर्तन किया और राष्ट्रवादी विचारधारा के लोगों को सत्ताधीश किया। और आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के उपरांत सब लोग भाग रहे हैं। इनको पता है कठोर कार्रवाई होगी, दुम दबा के भाग रहे हैं, अंधेरे में भाग रहे हैं, दिन के उजाले में भाग रहे हैं। देश संविधान से चलेगा, लोकतंत्र में संविधान को मानना पड़ेगा। ममता बानो ने जो कुकर्म किया, जो कुकृत्य किया, बंगाल को जिस प्रकार से चारागाह बनाया, बंगाल को बांग्लादेश के साथ मिलकर के जिस प्रकार से टारगेट किया। देखिए बकरीद का पर्व आ रहा है, पूरे देश के जो मौलाना मौलवी होते थे वो बंगाल पहुंच जाते थे और पूरे भारत के लोगों का पैसा वहां आता था और बांग्लादेश के गो तस्करों के साथ मिलकर बंगाल में सरेआम गौ माता को काटा जाता था। और आज सभी लोग आगे आकर के हाथ जोड़ के बिलबिला रहे हैं, गिरगिरा रहे हैं कि हमको गौकसी नहीं करना है। जानते हैं कारण क्यों? नरेंद्र मोदी जी का इकबाल। आज 12 वर्षों के शासनकाल का 12 वर्ष पूरा हुआ है। मैं अभिनंदन करता हूं मोदी जी का और देश के आम नागरिक की हैसियत से धन्यवाद देता हूं। टीएमसी के समर्थक चुप रहिए, शर्म कीजिए, कैसे बोले अशोक जी? पूरे बंगाल को रंजित किया, बांग्लादेशी घुसपैठियों को। फाजिल अहमद जी को दिखाइए, फाजिल अहमद जी को दिखाइए। रुकिए, फाजिल अहमद जी को दिखाइए, फाजिल अहमद जी, इस पूरे मसले पर आपने पॉलिटिकल तो बयानबाजी जो सुनी, आपको क्या लगता है कि मुस्लिम स्कॉलर होने के नाते, क्योंकि कई बार घुसपैठियों के बचाव में जो तर्क दिए जाते हैं वो ऐसा लगता है कि मतलब इस तरह के तर्क दिए जा रहे हैं क्योंकि वो एक समुदाय विशेष से हैं, इसलिए उनके बचाव करते लोग दिखते हैं। अशोक जी, सबसे पहले तो हमें घुसपैठिया और शरणार्थी के बीच के अंतर को समझना पड़ेगा। ठीक है, ये एक बहुत बड़ी बात है क्योंकि मुसलमान बांग्लादेश मुस्लिम स्टेट है, इसलिए वहां बार बार घुसपैठिए की बंगाल में बात होती है। लेकिन 2 करोड़ तमिल जो आकर तमिलनाडु में रह रहे श्रीलंका से, कभी उन पर चर्चा भी नहीं होती देश के अंदर। ये भी एक बात है। यदि देश में घुसपैठिया और शरणार्थी पर चर्चा होगी तो पूरे देश की सीमाओं पर चर्चा होगी। तमिलनाडु के अंदर जो श्रीलंका से तमिल 2 करोड़ आके रह रहे हैं, उन पर तो कभी बात ही नहीं होती देश के अंदर। वो क्या घुसपैठिए नहीं है या शरणार्थी नहीं है या कोई भी इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, तो उस पर भी बात होनी चाहिए। लेकिन कभी बात नहीं होती है। जब बात होती है तो बांग्लादेश की बात होती है। अभी बीजेपी के प्रवक्ता गुप्ता जी कह रहे थे कि जमीन नहीं दिया, बंगाल ने जमीन नहीं दिया, त्रिपुरा में जमीन, वहां फेंसिंग हो गई। सबसे ज्यादा घुसपैठ त्रिपुरा से होती है, तो वहां फेंसिंग पूरी हो गई। आसाम की फेंसिंग पूरी हो गई, वहां तो बीजेपी की सरकार है 15 साल से, तो आसाम की फेंसिंग पूरी हो गई।
त्रिपुरा की पूरी हो गई। सिर्फ राजनीतिक मुद्दा बनाने के लिए आप किसी गरीबों को सता रहे, परेशान कर रहे। और उत्तर प्रदेश के एक सब इंस्पेक्टर ने तो यहां तक कह दिया कि हम मशीन लगा के चेक कर सकते हैं कि कौन बांग्लादेशी है, कौन हिंदुस्तानी है। किसी इंस्पेक्टर ने क्या कहा, सुनिए ना फाजिल सुनिए, किसी इंस्पेक्टर ने क्या कहा, वो एक अलग विषय हो सकता है, आप उसको बोला। मैं ये कह रहा हूं कि सीधी सीधी बात है, घुसपैठियों और शरणार्थियों में क्या अंतर होता है तो सबको पता है। और आपने ये जो बात कही कि भाई गरीब जो हैं, आपने गरीब शब्द का इस्तेमाल किया। ये जो व्यक्ति हमने शुरू में दिखाया जो कह रहा है कि भाई मैं तो वहां से आ गया, घुसपैठ करके आ गया, 5 साल से यहाँ रह रहा हूँ, राजमिस्त्री का काम कर रहा हूँ, जो है अब जा रहा हूँ क्योंकि मुहिम तो उसने ये भी कहा ना कि 15,000 मेरा सवाल लीजिए ना, 15,000 मेरा सवाल सुनिए ना पूरा सर, मेरा सवाल तो लेंगे, मेरा सवाल तो लेंगे। तो वो गरीब है तो इसलिए उसको भारत में रहने की इजाजत मिल जानी चाहिए, क्योंकि गरीब है, वो भले ही झाड़ियों के नीचे से और जो है तार को तोड़ करके घुसाया, लेकिन गरीब है तो इसलिए उसको रहने का अधिकार मिल जाता है। अच्छा, एक प्रवक्ता ने कहा कि एसआईआर पे बात किया। एक मछली पकड़ने के लिए आप पूरा तालाब सुखा देंगे? आप बोलिए। अरे सर, मैंने जो सवाल पूछा वो बताइए ना। नहीं, मैंने जो सवाल पूछा वो बताइए ना। अरे सुनिए ना, नहीं आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया ना फाजिल जी, आपने मेरे सवाल का जवाब ना, फाजिल जी आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं। तमिलनाडु की फाजिल जी आपने मेरे सवाल का, तमिलनाडु पे भी मैं बात कर लूंगा, रुकिए, तमिलनाडु पे भी मैं बात कर लूंगा, अपने मेहमानों से पूछ लूंगा। मेरा सवाल आपसे ये है कि क्योंकि वो तार काट के अंदर से आ गया, गरीब है तो उसको भारत में रहना चाहिए? नहीं, पूरे देश में श्रीलंका से आए कोई बात नहीं, मतलब अच्छा, ओके समझ गया, अब मैं समझ गया सर, आपकी बात में समझ गया। आपका ये कहना है, आपने मेरे सवाल को सही साबित कर दिया सर। मैंने आपसे यही पूछा कि कोई घुसपैठिया क्योंकि वो बांग्लादेश से आया मुसलमान है तो उसको बचाना ठीक है, और आप उसी लाइन पर जा रहे हैं। क्योंकि वो मुसलमान है इसलिए आप कह रहे हैं गरीब है तो तमिलनाडु में आ गया तो इसलिए इसको भी यहां से नहीं निकालो। आपने वही बात की जो सईदा हमीद ने कहा। सईदा हमीद ने भी ठीक यही कहा कि भाई क्या हो गया, वो तो गरीब है, अगर आ भी गया भारत की धरती पर तो उसको रखने में क्या हर्ज है। आप बिल्कुल उसी लाइन पर जा रहे हैं। तो ये सर मैं कह रहा हूं, यही मानसिकता जो है खतरनाक है, यही मानसिकता जो है बड़ी खतरनाक है कि तमिलनाडु में यहां से आए वो तमिल हैं, और तमिलनाडु में कौन कहां से आया, क्या उसका इंटरोगेशन उसको लेकर काम नहीं हो रहा। रोहन गुप्ता रिस्पॉन्ड करेंगे। अरे सर एक मिनट सुनिए ना, रोहन गुप्ता रिस्पॉन्ड करेंगे। रोहन जी देखिए, आज नेशनल टीवी पे जब आते हैं तब झूठ नहीं फैलाना चाहिए। मैं आपको न्यूज बता रहा हूँ, 856 किलोमीटर ऑफ बॉर्डर ऑफ त्रिपुरा विद बांग्लादेश इज कंप्लीटली फ्रैंक एक्सेप्ट फ्यू gaps due to geographic reasons and local disputes। मैं आपको ये आंकड़ा बता, त्रिपुरा की मानिक शाह का एक मिनट फाजिल जी, उन्होंने त्रिपुरा ही नाम लिया। 21 मई मैं त्रिपुरा की बात कर रहा हूँ, त्रिपुरा की बता रहे हैं फाजिल साहब, सुनिए मैं त्रिपुरा का सीएम का स्टेटमेंट बता रहा हूँ। 21 मई का मैं आपको स्टेटमेंट दिखा रहा हूँ, आपको न्यूज देख लीजिए। त्रिपुरा सीएम का ये स्टेटमेंट है और उसमें यह कहा गया कि वापस हम इसको मॉडर्नाइज करेंगे, सेंट्रल टीम लाइकली टू अराइव सून। ये मैं आपको 21 मई का न्यूज दिखा रहा हूं। और 856 इज कंप्लीटली फेंस एक्सेप्ट नेचुरल रीजन, जहां पे पर्वत है वहां पे नहीं बन सकती है। तो इसलिए आप कभी भी नेशनल टीवी पे झूठ मत फैलाइए। मैं वापस आपको कह रहा हूं कि भाजपा के लिए चुनावी मुद्दा नहीं है। आसाम में सीएम ने ओथ पे कहा कि हमने हमारी फेंसिंग कंप्लीट कर दी है, और जब एक भी छेद इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा में होता है और वो आतंकवाद में कब कन्वर्ट होता है बोल के नहीं होता है। वो आदमी घुसपैठिया होता है जिसका देश के साथ जुड़ाव नहीं है, वो इन्फॉर्मर भी हो सकता है। वो क्यों हमारे रिसोर्सेज पे, हमारी जनता के रिसोर्सेज पे घुसपैठियों को हम क्यों अधिकार करने दें? क्यों हमारी राष्ट्रीय नीति नहीं है इसमें? क्यों हम वोट बैंक की राजनीति देख रहे हैं? क्या एक आधार कार्ड देख के आप एक वोट खरीद लेंगे? आपको नहीं लगता है कि आप देश के साथ कितना बड़ा इसमें अन्याय कर रहे हैं? टीएमसी को यह लगा कि घुसपैठियों के सारे हमारी सरकार चल जाएगी। अरे उससे तो पश्चिम बंगाल की जनता की जो अपेक्षा है उसको पूरा करते, थोड़े वोट वहां से मिल जाते। ये शॉर्टकट नहीं चल सकता है सुख जी। घुसपैठिया शॉर्टकट है ऐसी राजनीतिक पार्टियों को जो तुष्टिकरण की आड़ में देश की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा बनता जा रहे हैं। और आज का एग्जाम्पल पश्चिम बंगाल का, जिस प्रकार से शुभेंदु अधिकारी ने कहा, जिस प्रकार से भीड़ लगी है, उस का सबूत है कि किस तरीके से घुसपैठिए जो है टीएमसी ममता बनर्जी के शासन में पनपे, उनको विशेषाधिकार दिया गया और उन्होंने वेट किया कि अगर वो हार जाती हैं उसके बाद ही हम जाएंगे। आज तक भी उनकी हिम्मत रही कि वो संरक्षण में पश्चिम बंगाल के अंदर ही रहे। अब उनको भागने का समय है। ओके, मुझे एक ब्रेक लेना है, लेकिन जो
फाजिल जी, आपने कहा ना कि घुसपैठिए तो तमिल भी हैं, मैं उस पर शहजाद तहसीन जी की प्रतिक्रिया जरूर लूंगा, क्योंकि तमिलनाडु में तो जो है कांग्रेस की सरकार है। तो अगर फाजिल जी जो कह रहे हैं वहाँ अगर इतने घुसपैठिए तमिल घुसपैठिए हैं, तो उसके बाद वहाँ सरकार ने क्या किया वो बता दें। लेकिन उससे पहले अनिंदो जी, आपकी जानकारी के लिए 7 सितंबर 2025 की खबर है। टीएमसी के विधायक अब्दुल रहीम बॉक्सी ने कहा कि घुसपैठियों के खिलाफ कुछ बोला तो मुंह में तेजाब उड़ेल दूंगा। और ऐसे एक बयान नहीं है, 50 बयान है, 50 बयान में सुनवा सकता हूं। अभी आपने बड़ी अब क्योंकि आपकी सरकार नहीं है तो इसीलिए आप आज कह रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं घुसपैठियों के खिलाफ, हम भी हैं, निकाल रहे हैं। लेकिन जब तक आपकी सरकार थी, फेंसिंग के लिए जो आपने जो है जगह नहीं दी, लैंड नहीं दिया, 5-5 चिट्ठियां भेजी गई, 7-7 बार जो है अनुरोध किया गया था, तब फेंसिंग के लिए जगह नहीं दी। विधायक मंत्री कहते थे कि खबरदार जो घुसपैठियों के खिलाफ बोला। आज आप कह रहे हैं हम भी घुसपैठियों के खिलाफ है, लेकिन अगर हैं तो सपोर्ट करिए ये जो मुहिम चल रही है। एक छोटा सा ब्रेक लेता हूं, ब्रेक के बाद आता हूं। खाने में मेरी क्वीन के लिए क्या है? किंग मटर पनीर, किंग बैगन भरता, किंग वेज पुलाव, किंग पालक पनीर कोफ्ता। ये सब किंग क्यों? क्योंकि ये सब बना है MDH किचन किंग से का बॉस। MDH किचन किंग, असली किचन किंग। MDH। सर, म्यूचुअल फंड्स के बारे में आपसे एक सवाल पूछना था। सॉरी सर, मार्केट की बात करके आपको डिस्टर्ब नहीं करना था। ऐसे सवाल मुझे डिस्टर्ब भी नहीं कर सकते। म्यूचुअल फंड्स की कोई भी बात हो ना, मैं शांति को साथ रखता हूँ। म्यूचुअल फंड में आपकी शांति और लॉन्ग टर्म गोल्स पे फोकस दोनों बनी रहनी चाहिए। तो अपने लॉन्ग टर्म गोल से फोकस हटाने का नहीं, और म्यूचुअल फंड से सही। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। व्यक्तिगत जानकारी के लिए ऑनलाइन अनुरोधों से रहें सावधान। कुछ भी जानकारी देने से पहले जरूर सोचें। कोई भी वैधानिक कंपनी फोन या इंटरनेट पर आपसे निजी जानकारी कभी भी नहीं मांगती, इसलिए ऐसे कॉल या ईमेल आने पर अपनी जानकारी देने से पहले समझदारी दिखाएं और सावधानी बरतें। मास्टर जी नमस्ते, 2 ड्रेसेस बनानी है, ठीक है? ऐसा कुछ। लेकिन मास्टर जी 4 दिन में पार्टी है, बन जाएगी ना पक्का? हो जाएगा। कैसे? फैशन चेंजेस हमेशा, उषा हमेशा। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। लोन मिलेगा या नहीं, ये आपके क्रेडिट स्कोर पर डिपेंड करता है। इसलिए आज ही पैसाबाजार.com पर अपना क्रेडिट स्कोर चेक करें फ्री में, वो भी 4 क्रेडिट ब्यूरो से। लोन की जरूरत पड़ेगी तो काम आएगा। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। चलिए, 2 टूक आप देख रहे हैं। 2 टूक में हम चर्चा कर रहे हैं कि किस तरह से सरकार ने ये ऐलान कर दिया है कि एक तरफ डेमोग्राफी जो है एक हाई पावर कमीशन बनाया गया है जो 1 साल में सरकार को रिपोर्ट देगा। दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल के अंदर घुसपैठिए जो हैं वहाँ पर डिटेंशन सेंटर, अभी पहला डिटेंशन सेंटर बना है। बाकी 23 जिलों में चिट्ठी भेज दी गई है कि हर जगह इस तरह के डिटेंशन सेंटर बनाए जाएं और जो घुसपैठी हो उसको वहाँ पर जो है पकड़ के लाए, उसको फिर बाद में डिपोर्ट किया जाएगा। 3D पॉलिसी है सरकार की, डिटेक्ट, डिपोर्ट और डिलीट, माफ कीजिएगा, डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट, ये सरकार की नीति है। इसी को लेकर हम बात कर रहे हैं। 5 मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तहसीन पूनावाला जी, अभी फाजिल जी कह रहे थे कि भाई इतने सारे घुसपैठिए जो हैं वो तमिलनाडु में भी हैं, 2 करोड़ तमिल वहाँ रह रहे हैं। उनका मुझे नहीं पता ये आंकड़ा उनके पास कहाँ से आया, लेकिन कह रहे हैं उनको तो कोई निकालने की बात नहीं करता। वहाँ तो सरकार आपकी, अगर 2 करोड़ वहाँ पर तमिल घुसपैठिए हैं तो फिर आपकी सरकार को एक्शन लेना चाहिए। नहीं, कैसे निकालेगी? तमिल कहाँ जाएगा? अगर श्रीलंका में वहां पे कोई घटना घट रही थी जो तमिलों के खिलाफ थी तो कहाँ जाएगा तमिल? मतलब देखिए, ये चीज हमें नहीं करनी है। हमें घुसपैठियों शरणार्थियों में फर्क देखना होगा। हम तमिल को कैसे, हम तमिल लोगों को निकाल देंगे? ये तो नहीं हो सकता ना। देखिए, जो लोग हमारे देश में जो उन धर्मों से आते, जिसका जन्म हमारे देश में, तो वो हमारा कर्तव्य उनको याद रखना। वो मुद्दा नहीं है। मुद्दा क्या है? हमें शरणार्थी और घुसपैठियों में फर्क देखना है। अब सवाल ये है कि क्या रोहिंग्या
जिसमें मुसलमान भी है, हिंदू भी है, ये शरणार्थी है या ये घुसपैठी है? क्योंकि यहाँ पर टीवी डिबेट में कहते हैं कि ये घुसपैठी है, लेकिन उनको आईडी देते, सारी फैसिलिटीज देती। प्रॉब्लम क्या है? मैं अगर सोल्यूशन की बात करूं, हमारे पास सिटीजनशिप एक्ट है, ये भी एक सिटीजनशिप कानून है, हमारे पास रेफ्यूजी एक्ट नहीं है। अब रेफ्यूजी एक्ट ना होने की वजह से हम उसको डिफाइन नहीं कर पाते, यहाँ पे सारी कंफ्यूजन होती है। मैं फिर से उसी बात पे आता हूँ, भारत में केवल भारतीयों का अधिकार होना चाहिए, ये कोई हिंदू मुसलमान के खिलाफ की बात नहीं है। लेकिन जब कोई घुसपैठिया डिक्लेयर किया गया, जैसे आसाम में डिक्लेयर किया गया 19 लाख घुसपैठियों, चाहे किसी भी धर्म के हो, तो उसका कर्तव्य हमको बाहर निकालना चाहिए। वहां पर उनको डिटेंशन सेंटर में नहीं डाला गया, वहां पे अब दोबारा सुप्रीम कोर्ट गए इसलिए ताकि वो प्रोसेस दोबारा से शुरू हो, हालांकि सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड प्रोसेस था। तो इस पर भाजपा राजनीति कर रही है, भाजपा इस पे क्लैरिफाइड नहीं है। अगर ये कमेटी से अच्छा अगर भाजपा रेफ्यूजी एक्ट बनाती थी, डिफाइन करती कि ये सारे लोग शरणार्थी, उदाहरण के तौर पे बांग्लादेश में जो उनकी भूतपूर्व प्रधानमंत्री, मैं मानता हूं उनको भारत में ही होना चाहिए, मैं प्रधानमंत्री का साथ देता हूं कि वो शरणार्थी है, वो हमारा कर्तव्य है उनको रखना। दलाई लामा शरणार्थी है, तो इसमें अंतर, ये अंतर हम कैसे डिफाइन करेंगे? ये कोई वेग टर्मिनोलॉजी नहीं हो सकती, इसका डेफिनेशन नहीं है हमारे कानून में। ये अगर करते तो बेटर होता मेरे हिसाब से। वैसे डेफिनेशन तो मुझे लगता है महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक डेफिनेशन दी थी, और वो डेफिनेशन इंपॉर्टेंट थी। जब बंटवारा हुआ था तब उन्होंने कहा था कि जो भी पड़ोसी देश हैं, जहां पर जो, क्योंकि 1947 से पहले तो वो भारतीय थे ना, तो ये कहा कि जो भी इन देशों में हैं और उनको और उनको कभी भी कोई भी तकलीफ हो तो उनको भारत में आने का पूरा अधिकार है। और इसी परिप्रेक्ष्य में सीए कानून लाया गया था, जो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भी जिसकी बात की थी और गांधी जी ने और नेहरू जी ने भी जिसकी बात की थी, लियाकत नेहरू पैक्ट। रोहन जी रिस्पॉन्ड। देखिए अशोक जी, जो अभी बात, अच्छा ये डिस्कशन अच्छा है, एकेडमिकली भी ठीक है। जैसे अभी तहसीन भाई ने जो बात की, सबका आंसर इसमें आ जाएगा। देखिए शरणार्थी और घुसपैठी में बेसिक फर्क क्या है कि शरणार्थी जो होता है वो ऑफिशियली अप्लाई करके, भाई मेरी सुरक्षा नहीं है, मुझे आपकी शरण चाहिए, मुझे आपकी मदद चाहिए, और उसको उस देश की सरकार उसको एक्सेप्ट करती है ऑफिशियली, दिस इज शरणार्थी। और घुसपैठी होते हैं जो जबरदस्ती घुसते हैं, जिनको किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया, वो कहीं ना कहीं फिजिकल रूप से या किसी भी प्रकार से घुसपैठ करके जो उस देश में घुस जाते हैं और वहां पे देश के संसाधनों के अपना अधिकार जमाते, विच इज कंप्लीटली इलीगल। शरणार्थी कभी इलीगली नहीं जाता है, शरणार्थी ऑफिशियली जाता है। तो ये बेसिक डिफरेंस है जो हम सबको समझना पड़ेगा। और मैं वापस बोल रहा हूं, जब ये सरकार की घुसपैठियों के खिलाफ की जो पॉलिसी है वो एक राष्ट्रीय नीति है, वो किसी एक सरकार को, किसी एक राज्य को, किसी राज्य सरकार को हम जोड़ के देखना नहीं चाहते। पर उस समय पे विपक्ष को भी समझना होगा कि जब घुसपैठियों की बात आप करते हैं, उसको आप हिंदू मुसलमान में जब लेके जाते हैं, प्रॉब्लम वहां पे है। आप क्यों उसको अलग नहीं रख सकते? क्योंकि बांग्लादेश से घुसपैठी आते हैं, वो मुस्लिम है, इसलिए मुसलमानों के खिलाफ उत्पीड़न हो गया, ये तो गलत चीज है अशोक जी। एसआईआर की पूरी प्रक्रिया को, जो घुसपैठिए डिटेक्ट करने की प्रक्रिया पार्शियली थी, उसके ऊपर भी ये लोगों ने हिंदू मुसलमान करके राजनीति की, जिसको देश की जनता ने कभी नहीं स्वीकार किया। बिहार में भी उसको रिजेक्ट किया, पश्चिम बंगाल में भी रिजेक्ट किया। आज वही केरल में जब एसआईआर हुआ, तब कांग्रेस के मुंह से वहां पे 7,85,000 वोट डिलीट हुए थे एसआईआर में, तब कांग्रेस के नेता ने यह कहा कि ये एसआईआर के कारण ही कांग्रेस का विजय हुआ। तो दोगली राजनीति नहीं हो सकती है ना। आप घुसपैठ को एसआईआर के सवाल करने के लिए यूज करेंगे, हिंदू मुसलमान करने के लिए घुसपैठ का यूज करेंगे। घुसपैठिया है। राष्ट्र की नीति में घुसपैठियों को समर्थन करना, ये देश के साथ गद्दारी होगी, ये विपक्ष को समझना होगा। एटलीस्ट अब तो ये समझ जाए कि घुसपैठियों के मुद्दे पे आगे से आने वाले दिनों में राजनीति ना करें। देखिए, एक बात है, ये भी समझना चाहिए कि प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद ने एक रिपोर्ट दी थी, और वो रिपोर्ट क्या थी? वो रिपोर्ट ये कहती है, उस रिपोर्ट का नाम था शेयर ऑफ रिलीजियस माइनॉरिटी ए क्रॉस कंट्री एनालिसिस। इस रिपोर्ट में कहा गया था कि पिछले 65 सालों में यानी साल 1950 से 2015 तक भारत में हिंदू आबादी जो है वो 7 अनुपात अगर देखेंगे 7.82% घटी है। दूसरी तरफ जो मुस्लिम आबादी है उसका अनुपात जो है वो 9.84 से बढ़कर 14.09% हो चुका है। और इस तरह की कई रिपोर्ट आ चुकी है जिसमें जो है हम अलग अलग जगह की रिपोर्ट्स देखते हैं। वो रिपोर्ट ये कहती है कि अगर ये सब कुछ ऐसे ही चलता रहा तो फिर साल 2050 तक जो है मुंबई, दिल्ली, इन सब की डेमोग्राफी ऐसी बदल जाएगी जिसकी, और सवाल ये नहीं है कि इस डेमोग्राफी में भारतीय हैं कि नहीं, कोई हिंदू मुस्लिम का सवाल नहीं है। सवाल ये डेमोग्राफी जो चेंज हो रही थी, उस डेमोग्राफी में बड़ी तादाद जो है वो घुसपैठियों की है,
रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठियों की है। हारून जी रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं, फिर मैं फाजिल जी के मैं पास छोटी सी चीज में कहना चाहूंगा कि देखिए, जब आजादी के बाद बंटवारा हुआ तब पाकिस्तान देखे हैं या इवन बांग्लादेश में देखे तो हिंदुओं का अनुपात कितना था अशोक जी? आंकड़ा आपको ध्यान ही है, करीब मतलब एवरेज 25 से 27% थे हिंदू। आज की डेट में वो 4% कैसे पहुंच गए? उसके 3 कारण हुए कि भाई एक तो धर्मांतरण उनके ऊपर हुआ, प्रेशराइज करके उनको कन्वर्जन किया गया। आज हमारे देश में तो ये नहीं हुआ ना। अभी जब हिंदू मुसलमान की बात करें, अपने देश में तो कभी किसी ने फोर्सफुल कभी धर्मांतरण का कोई एक भी केस नहीं है अभी तक। आज हम जब धर्मांतरण के बारे में भी जब अमित शाह जी ने बात की कि उसके हमने लॉ स्ट्रिक्टर करेंगे, तभी मुसलमान के जो ये तुष्टिकरण वाले हैं उसके ऊपर कंप्लेन कर रहे हैं। संथाल में क्या हो रहा है? आदिवासियों के साथ शादी करके वहां पे हो रहा है, उसमें भी हिंदू मुसलमान आप लेके आ रहे हैं। तो आपको समझना पड़ेगा कि हर धर्म को अधिकार है कि अपना जो है अपनी मूलभूत अधिकारों का वो लोग अपना प्रोटेक्शन करें। आज यूसीसी का भी विरोध कर क्या साबित करने चाह रहे हैं? अशोक जी, अगर आप ये लार्जर पिक्चर देखेंगे, सारी चीज जुड़ी हुई है। SIR हो, वो यूसीसी हो या घुसपैठियों के खिलाफ पॉलिसी हो, इसका एक मूल मंत्र है कि भारतीय जो ओरिजिनल भारतीय उसके राइट को प्रोटेक्ट किया जाए, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो। ओरिजिनल भारतीय जो है उसको अधिकार है कि वो अपना जो भी उसकी श्रद्धा है उसके हिसाब से अपने भगवान, ईश्वर, अल्लाह जिसको माने वो माने, पर दूसरे के एरिया के अंदर एंटर ना हो। दैट्स इट। जो अभी तक तुष्टीकरण से चलाया गया उसको सिर्फ रोकने का प्रयास भाजपा कर रही है। ओके, एक चीज और मैं कह दूं, फिर फाजिल जी और मैं आ रहा हूं अनिंदर जी आपके पास जल्दी जल्दी छोटे छोटे कमेंट के लिए, कि क्योंकि आज 12 साल का जिक्र किया तहसीन जी ने। पिछले 12 सालों में बार बार ये कहा जा रहा है कि भाई जो है भारत का मुसलमान प्रताड़ित है, भारत का मुसलमान के ऊपर जुल्म हो रहा है। ऐसी कितनी स्टोरियां लिख दी गई, कितने ही जो है वीडियो बना दिए गए। लेकिन भारत में मुस्लिम आबादी बढ़ रही है, और बढ़ रही है तो ये प्रतीक किस बात का अच्छी तरह से जानते हैं। और भारत से आज तक एक भी किसी मुसलमान ने जाकर जो है बांग्लादेश में जाकर शरण नहीं ली कि भाई भारत में स्थिति खराब है इसलिए मुझे पाकिस्तान बांग्लादेश जाना है। ये हालांकि अलग बात है कि महुआ मोइत्रा ने कहा था कि बांग्लादेश की स्थिति जो है, बांग्लादेश की स्थिति तो भारत से भी बेहतर है। ये महुआ मोइत्रा का बयान था कि बांग्लादेश भारत से अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर में, पर GDP में। लेकिन ये अलग बात है कि बांग्लादेश से लोग आते हैं, यहाँ से कोई नहीं जाता। अच्छा तहसीन, जल्दी से बोल दीजिए, फिर मैं अनिंदो जी और फाजिल जी के पास जाऊंगा। इसका क्योंकि हालांकि मैं सही पे उसका मैं एक टेस्ट दे देता हूँ। मान ले पाकिस्तान या बांग्लादेश CA जैसा एक कानून निकालते हो, कहते हैं जो भी मुसलमान भारत में दुखी है वो वहां की नागरिकता ले ले पाकिस्तान और बांग्लादेश के। कितने जाएगी? एक भी मुसलमान नहीं देगा। लेकिन हमारे CA के कानून में अगर हम संशोधन कर दे, कह रहे जो भी मुसलमान वहां पे दुखी है वो भारत में आ जाए, मैं आपको यकीनन कहता हूँ आधा से ज्यादा मुसलमान सारे यहाँ आ जाएंगे। इसमें कोई दो राय नहीं, मुसलमान का यही घर है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। फाजिल जी बोलिए। देखिए, इतना प्रोपेगेंडा किए ये लोग, पूरे आसाम के इलेक्शन तक CA में एक आदमी को नागरिकता मिली बस। अब पूरे आसाम में एक आदमी, इतनी लंबी जद्दोजहद करने के बाद सरकार ने कोई कानून ही नहीं बना पाया। सरकार को पता ही नहीं चल रहा है कि हम करें तो करें क्या। एक आदमी को CA के तहत नागरिकता मिली आसाम में, बाकी किसी को नहीं मिली। जबकि हम लोग 19 लाख सुनते थे, जिसमें 14 लाख हिंदू, 3 लाख मुसलमान, ये सब सुनते चले आए। तो सरकार के पास सिवाय बात करने के और प्रोपेगेंडा करने के अलावा कुछ है नहीं। तो सर आप लोगों ने प्रोपेगेंडा क्यों किया था कि CA आएगा? आप लोगों ने ये प्रोपेगेंडा क्यों किया था कि CA आएगा? मुसलमानों को तो नहीं, अरे फाजिल जी, सरकार ने प्रोपेगेंडा किया। अरे एक मिनट फाजिल जी, सवाल लीजिए ना प्लीज जल्दी से। फाजिल जी सवाल लीजिए ना आप। फाजिल जी सवाल लेंगे प्लीज। फाजिल जी आपने कहा कि सरकार ने प्रोपेगेंडा किया। मैं आपसे पूछता हूं आप लोगों ने प्रोपेगेंडा क्यों किया? क्योंकि CA आ जाएगा तो मुसलमान जो है वो भारत में रह नहीं पाएंगे, उनकी नागरिकता चली जाएगी। अरे सरकार ने तो चलो असम में 1 को दिया, देश भर में कितने दिए वो डेटा देख लीजिए। लेकिन मुझे बताइए कि CA आने के बाद कितने मुसलमानों की नागरिकता की जो आप प्रोपेगेंडा चलाते थे? ये 30 लाख लोग जो प्रभावित हुए, जो लोग वोट देने से महरूम रह गए बंगाल के अंदर, वो किसकी वजह से हुआ ऐसा? देखिए कैसे नागरिक अधिकार कैसे दर्द निकलता है घुसपैठियों के लिए कि 30 लाख लोग निकल गए वोट देने से। आप डेमोक्रेसी को हाईजैक कर रहे हैं सर। जो 30 लाख एक मिनट, जो 30 लाख लोग वोट देने से रह गए ना, उसमें हिंदू मुसलमान का सवाल नहीं है, उसमें हिंदू भी है मुसलमान भी है। और जिन 30 लाख लोगों के वोट कटे उसमें बड़ी तादाद हिंदुओं की है, और ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक जा चुका है। इस तरह का एजेंडा चलाते हैं सर। मैंने आपसे सीधा सवाल पूछा फाजिल जी, बड़ा सीधा सवाल पूछा। आप लोगों ने कहा था कि CA आएगा तो मुसलमानों की नागरिकता चली जाएगी। आप मुझे एक मुसलमान बताइए CA से जिसकी नागरिकता चली गई।
अरे एक आदमी को आपने दिया और 30 लाख लोग अरे जो आप रहे मुझे हैं, बताइए वोट किसकी नहीं दे नागरिकता पाए। गई? नहीं, 1 लाख किस एक मुसलमान की नागरिकता गई, ये मुझे बताइए। उसके बारे में बताइए। 30 लाख लोग जो वोट नहीं दे पाए सर मैं बंगाल के पूछ रहा हूँ अंदर, किस मुसलमान वो की किसकी नागरिकता गलती गई? से हुआ ऐसा? 30 लाख में किसके मैक्सिमम रूप हिंदू से? थे। इसलिए आप जो झूठ है, पर झूठ फैला रहे हैं फाजिल जी। फाजिल जी आप झूठ पर झूठ फैला रहे हैं। मैंने सीधा पूछा कि सीए आने के बाद एक मुस्लिम जिसकी नागरिकता गई। नहीं आपके पास जवाब। बोलिए अनिंदो जी शायद कुछ कहना चाहते थे। अनिंदो जी शायद कुछ अच्छा रोहन जी 1 मिनट, अनिंदो जी कुछ कहना चाहते थे। देखिए एक बात मैं कह देता हूँ, जो घुसपैठिया है उसके लिए सरकार क्या करे नहीं करे वो सरकार देखे, वो सेंट्रल गवर्नमेंट देखे, इससे कोई उत्तर नहीं है। लेकिन जो यहाँ का नागरिक है, जैसे सोनाली बीबी, वो यहाँ का नागरिक है, उनको पुशबैक कर दिया था बांग्लादेश में, फिर कोर्ट ने बोला वो यहाँ का नागरिक है, फिर उनको बुलाया गया। ऐसे नहीं होना चाहिए। ठीक है, जो ये यहाँ नहीं का होना नागरिक चाहिए। है, सुनिए, ठीक है, हाँ, इसका वही- ये वही नहीं कह होना रहा चाहिए, हूँ। बिल्कुल तब- ठीक है। तब भेजा कोई था भारत क्यों? के नागरिक तब भेजा को क्यों? के साथ सोनाली नहीं बीबी होना को भेजा चाहिए। क्यों? तब सोनाली बीबी को भेजा क्यों? ये गलती स्वीकार किया हमारे। अरे बाबा अगर अरे सुनिए ना, तो जो आज हाकिमपुर के पास जो बोरिया बिस्तर लेकर बैठे हैं उनके बारे में क्या बोलेंगे? एक आप उधर अभी तो वहां पे सैकड़ों पहुंचे हुए हैं। रोहन जी 30 सेकंड जल्दी से। रोहन जी 30 सेकंड, समय नहीं है मेरे पास। अभी जब देखिए वापस अगर आप सीए की डिबेट याद करेंगे तब ये कहा जाता था कि नागरिकता मुसलमानों की नागरिकता छीनने का कानून है। तब भी सरकार ने कहा कि सीए किसी नागरिकता छीनने का कानून नहीं, सीए नागरिकता देने का कानून। तो आप ये आंकड़े पे सवाल नहीं उठा सकते कि कितनों को दिया। और आपने सही पूछा कि एक का तो नाम बताइए कौन से मुसलमान की नागरिकता सीए के छीन गई। उनके पास कोई जवाब नहीं। उन्होंने अभी पुशबैक की बात की। देखिए जब पॉलिसी की बात होती है, अगर गलती से किसी के साथ कुछ गलत था, बिल्कुल उसके पास राइट था और वहां पे एस्टैब्लिश हो गया। कोई भी सिस्टम फुल प्रूफ नहीं होती। और इसीलिए एफआईआर में जब ड्राफ्ट लिप दिया गया अशोक जी, सारी पार्टियों को कहा गया कि इस ड्राफ्ट लिप में आपको अगर कुछ गलती है तो आपको पूरा समय दिया गया। तो मुझे बताइए कि टीएमसी और बाकी पार्टियां जो 30 लाख की बात कर रही है, तो ड्राफ्ट लिस्ट जब आया तो 30 लाख लोगों के सामने जो उनके नाम नहीं आए उसके बारे में क्यों एप्लीकेशन नहीं बना? क्यों खत्म होने के बाद में ये लोग उठे? आज उसके पीछे राजनीति कर रहे हैं। दूसरा और एक आपको याद होगा अशोक की सारी डिबेटों में इन्होंने कहा था क्योंकि उसमें मতুआ समाज के वोट कटे थे, उसमें मुसलमान के नहीं कटे थे। ये कहा गया कि मतुआ समाज के वोट कटे थे, 4 में से 2 मेंबर के वोट कटे, इसलिए बाकी के जो 2 मेंबर है वो बहुत ज्यादा आहत है और इसीलिए क्योंकि मतुआ समाज के वोट कटे इसीलिए भाजपा हारेगी। ये मुद्दा चल रहा था आपका एग्जिट पोल के पहले। अब आज यहाँ पे पूरी पलटी मार दी तो डबल बात नहीं हो सकती है। जो भी हुआ है सिस्टम के तहत हुआ है। हर चीज को हिंदू मुसलमान या तुष्टीकरण की राजनीति से नहीं देखना चाहिए। ठीक है, इस मुद्दे को तो कम से कम नहीं देखना चाहिए क्योंकि घुसपैठ का मामला राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा है। बहरहाल समय इतना ही है, लेकिन सरकार ने जो शुरुआत की है उम्मीद करते हैं कि वो शुरुआत जो है वो रंग लाए और घुसपैठिए इस देश से बाहर जाए। आज के लिए इतना ही, समय इतना ही था। सभी का शुक्रिया, नमस्कार।